गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेटा कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो संरचना है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन की संरचना है वो कैसे बनाई जाती है, बहुत इजी वे में समझाऊंगी मैं आपको आज। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यानी वृकाणु की संरचना। वृकाणु की संरचना। ओके, आज हम वृकाणु की संरचना का बहुत इजी वे में सीखेंगे। जैसे मैंने सीखा है मैं आपको वैसे सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखिए धीरे धीरे कितना आसान है ये बनाना। तो सबसे पहले आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। ये है आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरीके का, ये क्या है आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ये आपका, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसका नाम है वुमेन संपुट। ठीक है, वुमेन संपुट। ठीक है, इसको वुमेन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। इसको वुमेन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट नली है इस पे हम क्या बनाएंगे, ये जो कप होता है वो एक नली से जुड़ा होता है। तो इस नली को बनाऊंगी मैं एम। ठीक है, तो ये है आपका एम। ठीक है, तो ये है एम। इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए ये क्या है आपका एम। ठीक है, ये जो एम होता है, ये एम फिर से एक नली से जुड़ा होता है। तो एक बड़ी सी ट्यूब बनाती हूँ मैं, थोड़ी चौड़ी। इस ट्यूब की खासियत होती है कि ये ऊपर से तो चौड़ी होती है बट नीचे से थोड़ी संकरी होती है। ठीक है, ये देखो संकरी, ये थोड़ी नीचे से मैंने क्या बना दी, संकरी बना दी। तो आप इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये मेरे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसका मतलब आउट फ्रेम बना रही हूँ ताकि आप ये देखो, ये मोटी बन गई, ये पतली बन गई, पर कोई नहीं, दोनों सेम होती हैं, सेम साइज की होती हैं। तो चलिए फिर से अब इसके आगे का डायग्राम बनाते हैं। इसके आगे भी आपको बिल्कुल एम लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एम लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये जो एम है ये एक नली से जुड़ा होता है। ठीक है, ये नली, ये वाली नली ऐसे और ऐसे एक नली से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर। ओके, अब ये डायग्राम हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। इसकी लेबलिंग कर देती हूँ मैं। तो इसकी लेबलिंग में सबसे पहले आपको ये वाला जो पाइप दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं दूरस्थ, सॉरी समीपस्थ। इसको क्या कहते हैं, समीपस्थ। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और ये इसी के बगल में आपको जो दिख रही है ये क्या है, दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब आपको ये जो यू शेप दिख रहा है, ये छोटा सा पाइप, ठीक है, ये छोटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा संकरा कर दिया था, ये संकरी पाइप है। ठीक है, तो इस संकरे पाइप का नाम क्या है, हेनले का लूप, हेनलेज लूप कहते हैं इसको, हेनलेज लूप, हेनले का लूप। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर पाइप दिख रहा है ये है संग्रह नलिका, संग्रह नलिका।
यानी कलेक्टिंग डक, संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक। ठीक है, तो आप इसके बाद देख लीजिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारी रक्त केशिकाओं का यानी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है, उनका एक गुच्छ या जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो इस तरीके का एक जाल जैसा स्ट्रक्चर इसमें बना होता है बेटा। ठीक है, ये ठीक, तो ये जाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। सुना होगा आपने, ब्लड कैपिलरीज मतलब कि ब्लड केशिकाएं जिसमें कि बहुत छोटी होती हैं, बहुत बहुत मतलब धागे जैसी संरचना होती हैं। तो इससे जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी के हर भागों में जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ब्लड केशिकाओं का एक जाल है। और तो इस जाल का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए इसको कि ये जो ब्लड के मतलब ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये किससे जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं अभिवाही धमनी से। ये किससे जुड़ी होती हैं, अभिवाही धमनी से। तो यहाँ पर बना देती हूँ मैं इसको, अभिवाही धमनी। ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरी का एक सिरा जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, आपका अभिवाही धमनी से। और ये अभिवाही जो धमनी होती है इसका लिंक किससे होता है, किडनी धमनी से यानी वृक्क धमनी से। ठीक है, इसको रीनल आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जिसको रीनल आर्टरी भी कहते हैं। तो ये इसका लिंक किससे होता है, वृक्क धमनी से। ठीक है, इसका लिंक होता है वृक्क धमनी से। अब वृक्क धमनी से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, इस अभिवाही धमनी की सहायता से किसमें चला जाता है, ग्लोमेरुलस में चला जाता है। यहाँ से छन कर के द्रव वापस, ये जो नली है, इस नली का नाम क्या है, इस नली का नाम है आपका अपवाही, अपवाही अपवाही धमनी। ठीक है, तो ये जो नली होती है ना, ये जुड़ी होती है अपवाही धमनी से। और अपवाही धमनी का जो लिंक होता है, मतलब जो अटैचमेंट होता है या जुड़ी होती है, वो किससे जुड़ी होती है, वृक्क शिरा से। ठीक है, किससे जुड़ी होती है, वृक्क शिरा से। ठीक है, यानी किडनी वेन से या रीनल वेन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो अशुद्ध ब्लड जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, तो इस इन प्रक्रियाओं में बहुत सारे हमारे जो विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें वेस्टेज कहते हैं, तो वो वेस्टेज ब्लड के साथ हमारे इस वृक्क धमनी से होते हुए अभिवाही धमनी में। ओके, अभिवाही धमनी का दूसरा नाम क्या है, एफरेंट। इसको इंग्लिश में जो भी वर्ड आपको आसान लगे ना पढ़ने में वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एफरेंट आर्टरी, आर्टरी। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इफरेंट आर्टरी। ठीक है, इफरेंट, इसका एफरेंट और इसका इफरेंट आर्टरी। क्लियर। तो जो वृक्क धमनी होती है ये अफरेंट आर्टरी में से होते हुए ग्लोमेरुलस में एंटर करती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में इसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी क्षमता है जो अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब वो ग्लोमेरुलस में छन जाती हैं और वापस जो शुद्ध रक्त छन जाता है वो इस अपवाही धमनी के माध्यम से वापस वृक्क शिरा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका नेफ्रॉन की संरचना। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब ये जो ये वाला जो ग्लोमेरुलस है, क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है इसका, इसकी जो क्रियाविधि है कि इसमें क्या होता है कि इसमें इसका जो मतलब व्यास होता है, ये जो धमनी होती है ना, ये वाली अभिवाही धमनी, ये थोड़ी चौड़ी होती है। कैसी होती है,
चौड़ी होती है, ठीक है। ये चौड़ी होती है किसकी तुलना में? अपवाही धमनी की तुलना में। तो जब ब्लड इसमें एंटर करता है, ठीक है, जब ब्लड क्या करता है, इस ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, तो एकदम से इस ग्लोमेरुलस में क्या बन जाता है? दाब बढ़ जाता है, क्योंकि ये चौड़ी है, यहाँ से जल्दी से आता है, यहाँ से लेट में बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण से यहाँ से कुछ ब्लड रेस के इस कप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए यहाँ इस नली में आ जाता है। ये वाली नली, इस नली में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? एंटर कर जाता है, ठीक है। और कुछ जो साफ ब्लड होता है वो इस नली से होते होते आपकी वृक्कशिरा के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसे होती है ब्लड कैपिलरीज, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये एक सीढ़ी नुमा संरचना बनानी है, और ये क्या है आपकी, मतलब ये सब क्या है आपकी, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज आपकी हर जगह फैली हुई है, ठीक है, हर जगह फैली हुई हैं। और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जब इस ट्यूब में, ये ट्यूब में जब आपका मतलब रक्त जाता है, तो वो इस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से अवशोषित होके पूरी बॉडी में आपका चला जाता है, ठीक है। और पूरी बॉडी में इसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनका लिंक यहीं से कहीं इस ब्लड शिरा से होता है, ठीक है। ये वृक्कशिरा जो है इससे होता है, और इस तरीके से ब्लड आपकी इन ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से आपकी पूरी वृक्कशिरा से होते हुए शरीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये थी आपका नेफ्रॉन का डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगी उसमें हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और जो यूरिन फॉर्मेशन है, मतलब मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है।